अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। टेरेस गार्डन और किचन गार्डन में कैसे उगाएं फल और सब्जियां। अधिक पैदावार हेतु गेहूं की फसल में दाना भरते समय जरूरी कार्य। किचन और टेरेस गार्डन में उत्पादित फल और सब्जियां हमारे लिए अत्यधिक लाभप्रद होती हैं। इस लाभ को देखते हुए जो भी लोग किचन और टेरेस गार्डन में सब्जियों और फलों की खेती करना चाहते हैं, वो इसमें कौन कौन सी सब्जी और फलों की खेती कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आजकल घर में गार्डन का नाम लेते हैं। पहले भी करते थे खेती ऐसे, घर में जितनी जगह मिलती थी उनमें जैसे एक क्यारी में लहसुन बो दिया, एक में प्याज, जो भी धोरों में धनिया लगा दिया। ये छोटी छोटी खेतें पहले घर में ही किया करते थे। जगह की कमी की वजह से आज ये किचन गार्डन जगह ले रहा है। इसमें घर की बनी हुई सब्जियां, शुद्ध सब्जियां मिलती हैं। तो ये सब्जियां बाहर से न लेकर के और घर के गार्डन की सब्जियां इस्तेमाल करें तो हम इस जहर से बच सकते हैं। किसान भाइयों, किचन और टेरेस गार्डन में आप मौसम के अनुसार सब्जियों की खेती करें, जिससे आपको हर मौसम में साल भर सब्जियां मिलती रहती हैं। जो मौसम चल रहा है उसमें मेथी, पालक, धनिया, लहसुन, प्याज, गोभी, टमाटर, मटर और अन्य सब्जियां, सभी तरह की करीब सभी तरह की सब्जियां लगती हैं। और गर्मियों में टिंडे, टमाटर, भिंडी और कई सब्जियां, शिमला मिर्च, सभी तरह की सब्जियां लगती हैं। तो मैं तो सभी को यही राय दूंगी कि पानी आपकी सब्जी का जो फालतू किचन में जो पानी आता है, फालतू सब्जियां धोते हैं, वो पानी काम में लेकर के आप सब्जी लगा सकते हो और शुद्ध सब्जी मिलेगी। बाहर से खरीदने जाने की बजाय फटाफट सब्जी आपने घर में ही तोड़ ली और ताज़ा सब्जी तोड़ ली और बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्जी जो मिलती है, घर की सब्जी जैसी सब्जी बाहर की नहीं मिलती है। इस वजह से इस गार्डन की तरफ मैं तो ये कहूँगी सभी विशेष जोर लगावें और ये गार्डन तैयार करें। जो लोग अपने घर के आसपास या घर की छत पर इन फल और सब्जियों को उगाते हैं, तो आपको जहरीली सब्जियों से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही आप इन सब्जियों के अच्छे स्वाद का भी आनंद ले पाएंगे। घर में जो बागवानी करते हैं उसके कई फायदे होते हैं। जैसे ताज़ा सब्जी मिलती है और सब्जी शुद्ध मिलती है। कीटनाशकों की सब्जियां बाजार में जो मिलती हैं उनसे छुटकारा मिलता है। गंदे पानी की सब्जियों से छुटकारा मिलता है। पैसे की बचत भी होती है। और सुबह पहले अगर हम छत पर या बालकनी में जाएंगे या जहाँ भी सब्जियां उगा रखी है वहाँ घूमेंगे तो मन भी प्रसन्न रहेगा। सुबह के समय अगर हरे भरे पेड़ पौधों में घूमेंगे फिरेंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। घर में सब्जियों को आप आसानी से लगा सकते हैं। इनके लिए आपको बाजार से कोई विशेष सामान खरीदने की कोई जरूरत नहीं होती है। सब्जियों को लगाने के लिए ये आवश्यक है कि आप
जिस पाथ में इन्हें लगा रहे हैं उन्हें उचित प्रकार से खाद एवं मिट्टी से भरें। तो आप किस प्रकार से इन्हें भरें ये भी हम आपको बताते हैं। सब्जी लगाने के लिए अपने घर में कई तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो उपयोग में ली जा सकती हैं। जैसे कोई अटैची या बक्सा कुछ टूट गया हो, उसके ढक्कन, उसके नीचे का हिस्सा सब्जी में काम में ले सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी डालो, थोड़ा खाद डाल दो, उसमें सब्जी लगा दो। और बाज़ार से जैसे गमले हैं, आजकल ये प्लास्टिक की थैलियाँ आती हैं, जैसी साइज़ की चाहो वैसी मिलती है बाज़ार में, वो ला करके उनमें सब्जी लगा दें। ऐसे लगने में तो छत पे भी वैसे लग सकती है, लेकिन उससे मकान में सीलन जाने का डर रहता है। इस वजह से किसी न किसी कोई चीज़ में ही सब्जी लगावे, या इनके स्टैंड बनवा सकते हैं, स्टैंडों पे रखो, नीचे कुछ लगा करके उसके ऊपर ये चीज़ें रख करके फिर सब्जी लगा सकते हैं। मेथी, पालक, धनिया, लहसुन, ये सब्जियां तो सीधे ही बुआई कर सकते हैं इन सब्जियों की। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी पौध तैयार करके लगाई जाती हैं, तो इनकी पौध भी नर्सरियों में मिल जाएंगी, या आप घर में भी पौध लगा सकते हैं, पौध तैयार कर सकते हैं, और जैसा चाहो वैसी पौध आप नर्सरी में ले सकते हैं। गहराई वाली सब्जियां, उनमें जैसे गोभी है, टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है और मूली है। इन सब्जियों को लगाने के लिए ऐसे बर्तन काम में लें जो 6 से 10 इंच तक के मिट्टी भर सके और 6 से 10 इंच तक की सब्जी लग सके। घर के अहाते में ये जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे लौकी, करेला, खीरा, सेमफली, ये सब्जियां जो बेल वाली ऊपर चढ़ने वाली होती हैं, वो घर के अहाते में ही लग सकती हैं, और या कोई बड़ा बर्तन उपलब्ध हो तो उसमें लग सकती हैं। कई बार छत पर भी मौसम की मार ऐसी पड़ती है कि बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो सब्जियां सहन नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो सहन नहीं कर सकती। इसलिए चाहो तो घर के छत पर उसकी साइज़ के अनुसार ये नेट भी मिलते हैं, जिस साइज़ का नेट चाहो वो नेट लगवा सकते हो, जिससे सब्जी की सावधानी, सब तरह से सावधानी हो जाए। अब इनको भरने की बात आती है तो कैसे भरे जाए। नीचे अगर जगह है तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो मिट्टी भी मिल जाएगी आराम से, और कोई सब्जी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर छत पे यदि लगाते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। लोगों का मानना भी है कि छत पर मिट्टी कैसे लेके जाएं, छत भारी हो जाए। इस वजह से ये बहुत कुछ है जो उपाय इससे आराम से लग सकती है। इसमें क्या है, इसको लगाने के लिए तीन भाग ले लें। एक भाग मिट्टी का, एक भाग नारियल का बुरादा या लकड़ी का बुरादा, और एक भाग वर्मी कंपोस्ट। 3 भाग लेकर के इनको मिक्स करके, और चाहे तो गमलों में लगा दो, चाहे क्यारी में लगा लो, चाहे ये बर्तन होते हैं उनमें लगा लो। सब्जियों को लगाते समय उचित स्थान का चयन करें ताकि सब्जियों की अच्छी वृद्धि हो सके और आपको भी अधिक उत्पादन मिल सके। इनको लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस जगह 8 से 10 घंटे की धूप लगती हो वो जगह उपलब्ध होती है। जैसे छत पे तो आराम से सारे दिन की धूप मिल जाती है, मकान की बालकनी में मिल सकती है धूप, नीचे अहाते में भी थोड़ी बहुत धूप लगती है, और ये धूप की जगह पर ही पेड़ अच्छे पनपेंगे और जल्दी सब्जी तैयार होगी। सब्जी लगाने के लिए ज़्यादा जोर बेडों पर ही दें, और बेड का जो बर्तन हो वो 8 से 10 इंच की गहराई हो और 1 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए कम से कम। उससे क्या है कि हाथ पहुंचने में दिक्कत नहीं होती है, निराई गुड़ाई भी करते हैं, सब्जी तोड़ते भी हैं और इधर उधर हाथ भी घुमाते फिराते हैं। इससे वो आसानी से पानी भी लग जाए और सब्जी भी टूट जाए, निराई गुड़ाई भी आसानी से हो जाए। छत पर सब्जी लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको सब्जी 100% शुद्ध मिलेगी, क्योंकि ऊपर कोई कीटनाशकों का कोई वो ही नहीं होता, क्योंकि कीटनाशक ऊपर आते नहीं है और ये दवा डालने की कोई ज़रूरत नहीं रहती इनमें, और सब्जियां बिल्कुल शुद्ध मिलती हैं। किचन एवं टेरेस गार्डन में ऐसी सब्जियों को लगाएं जिनमें कीटों का प्रकोप कम से कम हो, और यदि कीटों का प्रकोप हो भी जाता है तो जैविक कीटनाशक दवाओं का ही प्रयोग करें। इस तरह से सावधानी रखते हुए भी कीटनाशक की अगर ज़रूरत पड़े, सब्जी में छिड़काव की स्प्रे करने की ज़रूरत पड़े, तो आप बाज़ार से रासायनिक न ला करके ऑर्गेनिक कीटनाशकों का प्रयोग करें, जैसे गौमूत्र से बने हुए
और या नीम से बने हुए अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं और बाजार में भी ये बने हुए उपलब्ध हैं। मेरा कहना आपसे यही है कि आप सुबह 10-15 मिनट अपने किचन गार्डन में टाइम लगावें और अपने परिवार के लिए अच्छी सब्जी, सेहत का ध्यान रखते हुए अच्छी सब्जी अपने घर में ही उगाएं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गेहूं की फसल बुआई के समय अनुसार बढ़वार से लेकर के बालियों में दाना बनने की अवस्था पर है और इस अवस्थाओं पर फसल में सिंचाई की विशेष जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ इस समय फसल में कुछ समस्याएं भी आती हैं और इनसे बचाव करने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करना होता है। तो गेहूं की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BK विमल। इस समय अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना उचित है, इसकी जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात है कि जो गेहूं की बुआई देर से की गई होगी, जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं में पहली सिंचाई और तीसरी सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। पहली सिंचाई जो है गेहूं के 22 से 25 दिनों के अंतराल पर आवश्यक होना चाहिए। दूसरी सिंचाई के लिए 40 से 45 दिनों के बुआई के बाद करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई जो है 60 से 65 या 70 दिन के आसपास करनी चाहिए। यह सिंचाई भी बहुत आवश्यक है और सबसे आवश्यक सिंचाई है जब गेहूं में दाने भरने लगे और दूध वाली स्थिति आ जाती है जब बाली में, उस समय सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि अगर खेत में नमी की कमी रहेगी तो उस समय दाने जो हैं सो छोटे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और इसका सीधा उत्पादन पर असर पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें कि गेहूं की सिंचाई करते समय जब प्रारंभिक अवस्था में बाली आ गई है उस समय थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर बाली आ गई है और बाली निकलने लगी है या बाली बन रही है, दूध की अवस्था है, उस समय अगर हवा तेज हो तो उस समय सिंचाई कदापि न करें, इसलिए कि पौधे की गिरने की अवस्था रहती है। उस समय अधिकतर हवाएं जो हैं सो दिन में बहती हैं, रात में कम बहती हैं। पछुआ हवा उस समय ज़्यादा बहती है, वेस्टर्नी विंड। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सिंचाई जो है 7-8 बजे शाम में, रात में करें और सुबह तक पानी जो है किसी भी अवस्था में 3 से 4 घंटा के बाद खेत में पानी पूरी तरह सूख जानी चाहिए। एकदम हल्की सिंचाई करें ताकि खेत ज़्यादा गीला ना हो और पौधे गिरने की संभावना नहीं रहे। जो गेहूं की बुआई देर से की गई होगी उसमें अगर फर्स्ट डोज ऑफ यूरिया का उपरिवेशन नहीं किए हों तो निश्चित रूप से कर दें, और जो समय से बुआई की गई होगी गेहूं की उसके लिए जो है अंतिम डोज का उपरिवेशन करना न भूलें। इससे होगा क्या कि आपकी गेहूं का जो प्रोडक्टिव फेज आ रहा होगा उसके लिए यह बहुत फायदेमंद होगा और कल्ले बहुत जल्दी विकसित होंगे और बालियों की पुष्ट होने की संभावना रहेगी। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृपया इन 2 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें जो आपके गेहूं फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि प्रदेश के बहुत से किसान भाई बीज को उपचारित किए बिना ही गेहूं की बुआई कर देते हैं, जिसके कारण फसल पर कंडुआ रोग का प्रकोप होने लगता है। इस रोग के कारण बालियां काली पड़ जाती हैं और रोग की उग्रता होने पर बाली में दाना नहीं बनता।
साथ ही काला चूर्ण निकलता है जो कि हवा में उड़कर दूसरे पौधों को भी रोग ग्रसित कर देता है। अतः इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों को बोने से पूर्व थीरम दवा से बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। साथ ही रोग ग्रसित बालियों को सावधानी पूर्वक तोड़कर एक पॉलिथीन में इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। गेहूं की फसल में इस समय जड़ माहू कीट का भी अधिक प्रकोप होता है। ये कीट भी पौधों का रस चूसकर हानि पहुंचाता है। माहू कीट की रोकथाम के लिए एमडा क्लोरोपिड दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर अच्छी तरह से छिड़काव करना चाहिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसान भाइयों के पास गर्मा धान का बिचड़ा रोप लायक हो गया हो वे इसकी रुपाई की तैयारी करें। रुपाई से पहले खेत की भली भांति जुताई कर कादो कर लें। इसके बाद 2 से 3 बिचड़े 20 सेंटीमीटर कतार से कतार एवं 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए रुपाई करें। जो किसान भाई धान का रोपा कर चुके हैं वे खेत में जल जमाव बनाए रखें। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल इस समय बाली निकलने की अवस्था है उसमें सिंचाई करें। आलू की फसल के बाद खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा सीमित है वे मूंग एवं उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। इन किस्मों में से किसी भी किस्म का चुनाव कर किसान भाई इनकी बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम एवं फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित कर लें। गर्मा फसल की बुआई से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी की जांच कर लें। नमी के अभाव में बीजों का अंकुरण प्रभावित हो सकता है। फलस्वरूप पौधों की संख्या में कमी होने की वजह से उपज प्रभावित होगी। गर्मा मौसम की सब्जियां जैसे भिंडी, कद्दू, करेला, खीरा एवं नेनुआ आदि की बुआई करें। बसंतकालीन मक्के की बुआई हेतु उपयुक्त समय है। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए सब्जियों की लगी हुई फसल जैसे चना, मटर, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी आदि में नमी की मात्रा को देखते हुए हल्की सिंचाई करें। जिन किसान भाइयों की आलू की फसल खुदाई योग्य तैयार हो गई हो वह शीघ्र ही इसकी खुदाई का कार्य करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला मुजफ्फरपुर के विजय सिंह ने। आपने लीची के बाग में फूल झड़ने और लाल मकड़ी की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी फूल लगने की जो फूल लगने वाले हैं लीची के बगीचे में, तो इस समय किसान भाई ध्यान दे कि इसमें सिंचाई नहीं करे।
लीची के बागों से अच्छा फलन लेने के लिए इस समय सिंचाई रोक देनी चाहिए, क्योंकि इस समय लीची के बाग पुष्पन अवस्था पर हैं और इस अवस्था में सिंचाई करने पर वृक्षों से फूल झड़ने लगते हैं। इसलिए इसकी सिंचाई के समय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और सिंचाई तभी प्रारंभ करें जब उसमें लीची का फल बन जाए और फल लौंग के दाने के समान हो जाए, तब उसमें सिंचाई देना शुरू कर दे। और बगीचे को हमेशा बगीचे हमेशा नमी बने रहे तब तक, जब तक कि फल पकने ना लगे। जब फल पकना शुरू हो जाए तब आप सिंचाई बंद कर सकते हैं। जाड़े में है, इस समय जाड़े में सिंचाई करें और गर्मी के समय में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। अक्सर प्रदेश के कई किसान की शिकायत रहती है कि उनके बागों में पर्याप्त मात्रा में फूल नहीं आते हैं या फूल आते भी हैं तो वो झड़ जाते हैं। किसान भाइयों, हम आपको यहाँ बता दें कि इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके प्रमुख कारण क्या है और इसका निदान आप कैसे करें, आइए जानते हैं। ऐसी समस्या होती है कि कई पेड़ों पर फूल नहीं बन रहे, तो ध्यान दें कि इसमें थोड़ी कटाई छटाई की आवश्यकता है। तो जून जुलाई के बाद इसमें कटाई छटाई जो है शुरू कर दे तो नई नई कोपलें आएंगी और उसमें फूल भी बनना शुरू हो जाएगा। और देखेंगे कि जो है इसमें फूल बनने के लिए कई बार प्लानोफिक्स जो है उसका भी दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं, या नहीं तो जिंक सल्फेट है और बोरिक एसिड है, इसका भी छिड़काव करने से इसमें फूल बनने की आशा रहती है। लीची के बाग में अक्सर कुछ हानिकारक कीट काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें लाल मकड़ी प्रमुख है। ये कीट पत्तियों की निचली सतह पर रहकर पत्तियों का रस चूसते हैं और साथ ही जाला बनाते हैं, जिससे फल और फूलों का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। लीची माइट जो एक कीड़ा होता है, तो इसके लिए केराथान नामक दवाई जो है इसका छिड़काव किया जाता है। इसके उपचार हेतु 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके इस दवा का छिड़काव करें। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। नींबू के बाग को हानि पहुंचाने वाले कीटों की रोकथाम उपाय, वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक और इसका फसलों में उपयोग। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।